फिर से बाहर निकल के फिर से एंट्री करनी। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज पर एक साथ राजकाज। और आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं बेहद अहम चर्चा है। प्रदेश के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सभी तरह के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलित है। चुनाव करीब है, इसलिए ये मांग और जोर पकड़ रही है, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने मांगे रखी सरकार के सामने उस पर सुनवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हाल में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आते हैं तो इस पर विचार करेंगे। पक्का वादा अभी भी नहीं है। कर्मचारियों की ये मांग बहुत पुरानी है। आपको मालूम है कि ये मांग 2004 में जब ये नया कानून बनाकर कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भंग कर दिया गया था और एक नई व्यवस्था बना दी गई थी। उस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो इतने कम है कि उसमें जीवन भरण तो क्या होगा, लोग जेब खर्च भी नहीं चला पाते हैं। सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है, 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करने के बाद अब जब रिटायर होते हैं तो आपको जरूरत होती है सामाजिक सुरक्षा की। आप बुजुर्ग हो गए होते हैं, आपके साथ आपकी पत्नी होती है, अगर पत्नी है तो उसका पति होता है। सरकारी सेवा में रहने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद ये विपन्नता ढेर सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। और ये सवाल जितना मार्मिक है, उस गंभीरता से, उस संवेदनशीलता से कभी भी किसी भी सरकार ने, क्योंकि ये मसला अब 18 साल पुराना हो चुका है। 2004 में ये व्यवस्था वापस ली गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, और जनवरी 2004 में ये व्यवस्था लागू की गई। और उसके पहले जो कानून था 1972 में ये कानून बना था, उस कानून को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। और नई पेंशन स्कीम में जो कर्मचारियों के फंड से जो कुछ पैसे लिए जाते थे, जो वेतन का 10% लिया जाता था, उसको सरकारी निवेश करके उसमें शेयर मार्केट में डाल के जो उससे आमदनी होती थी, उससे जो कुछ भी मिलता था वो देने की शुरुआत हुई। और इस समस्या को कभी भी सामाजिक संदर्भ के हिसाब से नहीं सोचा गया। लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी इस लिहाज से नहीं सोचा गया। 60 साल की उम्र में जब आदमी रिटायर हो जाता है, 65 साल की उम्र में शिक्षक भी रिटायर हो जाते हैं कॉलेज के, तो उसके आगे की जिंदगी के लिए उसके जीवन में कैसे वो अपने जो उसके रेगुलर जो खर्चे हैं उसका वो वहन करेगा, कैसे बीमारियों का इलाज कराएगा, कैसे अगर बच्चे उसके अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं तो कैसे उनको आगे बढ़ाएगा। ये सवाल बहुत ही गंभीर है। और इस सवाल पर जो लड़ाई संघर्ष तेज हुआ है, उसके कुछ नेता हमारे सामने हैं। मैं आज जिस चर्चा में जो शामिल हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय कुमार बंधु। विजय जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क का। विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, NMOPS के अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा, महामंत्री हैं लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के, लूटा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और JP मौर्य है महामंत्री उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर कर्मचारी एसोसिएशन के। मौर्य जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राजेश कुमार प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, अटेवा पेंशन बचाओ मंच के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। मैं सबसे पहले राजेंद्र जी, विजय बंधु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विजय बंधु जी के साथ प्रॉब्लम है। राजेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी, बताइए बंधु जी, अपना आप म्यूट हटा दीजिए जी। ये जो समस्या है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये कितनी गंभीर समस्या है और इस समस्या के लिए आप लोगों की लड़ाई, अब तक की लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकला है? देखिए, लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे है और बहुत गंभीर है। इसका जहां तक नतीजे की बात है तो अभी नतीजा कुछ नहीं निकला। सबने केवल
वोट के समय प्रलोभन दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हकीकत में कुछ नहीं किया। अब इसकी आप गंभीरता इसलिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आपने देखिए कितना अच्छा करा कि सामाजिक सुरक्षा का मामला है। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी वर्ग में, यदि किसी भी वर्ग में नौकरी करता है, 30 से 40 साल अपने वहां पे उस संस्था को, उस विभाग को देता है, डेडिकेशन के साथ सब कुछ करता है, और उसको लास्ट में मिलेगा क्या? कुछ नहीं। उसका जीवन कैसे कटेगा? आपने कहा कि बहुत प्रोफिटेबल, आप उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनईपी लेके आए। आपने एक शब्द वाक दिखाया लोगों को भ्रमित किया, पूरे भारत की जनता को भ्रमित किया कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, एनईपी है। एनईपी के परिणाम भी अब आने लगे। सबसे दुखद जो है कि 10-12 साल नौकरी करने के बाद, 15 साल नौकरी करने के बाद जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, उसको इस नई पेंशन योजना के तहत जो अमाउंट मिल रहा है, उससे महीने भर की रोटी तो छोड़िए, वो 4 दिन की रोटी भी नहीं कर पाएगा। 1200-1500 रुपए आ रहा है क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉय का। हमारे यहाँ शिक्षक एक रिटायर्ड हुए, 2000 रुपए पेंशन बन रही है। आप ये बताइए कि कैसा, आप क्या करना चाहते हैं? और मैं इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। भारत के, जब आप भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप भारत के संविधान की प्रेम्बल में लिखा है, और हर सरकार का एक दायित्व होता है कि उस अपने जो राज्य है, जो स्टेट है, एक वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करेगा। और कल्याणकारी किस किस चीज का कल्याण? कि आप जो देश की जनता है उसके लिए कल्याण, आप वेलफेयर स्कीम लाएंगे। पेंशन भी उसी का एक पार्ट था। आपने एक कैपिटलिज्म इस देश में इनडायरेक्ट रूप से लेके आ रहे हैं। और ये जितने भी एनईपी हो या प्राइवेटाइजेशन की ओर देश बढ़ रहा है, ये सब किसके फंडे हैं? यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरा जो कैपिटलिज्म, जो एक पूंजीवाद है, उसकी ये सब विचारधारा है कि आदमी को सुरक्षा ना रहे। आदमी के लिए सरकार अपने दायित्वों से क्यों बच रही है? सरकार का दायित्व है। या फिर आप बोल दीजिए कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत संविधान को नहीं मानता है, ठीक है, तब आप तो ठीक है। आप केवल उतना ही जीना देना चाहते हैं, उतना ही किसी को पे करना चाहते हैं जितने में अपनी जिंदगी किसी तरह से आप मांगे, आप भिखारी हमेशा बने रहे, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई न रहे। तो इस सब चाटेबा हो, विजय बंधु जी हो, सब लोग हो, हम लोग हो, लखनऊ विश्वविद्यालय, अभी लखनऊ में भी जे शिक्षक है, और लखनऊ में जो रैलियां हुई हैं, इसके बाद बाहर अदर स्टेट में भी जो रैलियां हुई हैं, इतना ज्यादा आक्रोश लोगों में आ रहा है कि हमारे पास बचा क्या? हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी जिस जॉब के लिए, जिस कमिटमेंट के साथ हमने अपनी की, और हमको बदले में क्या मिल रहा है? सरकार क्या कह रही है कि सरकार के ऊपर आर्थिक भार बहुत आ रहा है। अरे भाई, आर्थिक भार आपका आ रहा है जिस देश में आप क्रमबद्ध तरीके से हर बजट में आप शिक्षा का बजट घटाते रहो, और इसके बाद या और भी स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट आप बताते रहिए, और कहिए कि हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर बहुत भार आ रहा है। कितने एम्प्लॉय हैं? पूरे भारत के एम्प्लॉयों की आप बात करिए, परसेंटेज की बात करिए, कितना होंगे? 12 से 15%, 16%, 18%। इतने के लिए देश में व्यवस्था नहीं कर रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स जो आपके लिए जान देता है, देश की रक्षा करता है, उनको पेंशन नहीं है। ये सरकार क्या करना चाहती है? और जब उनके आते हैं कि बहुत अच्छी, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, आपके लिए एनईपी बहुत अच्छी, हम लोग जब शासन में गए बात किए तो देखिए उत्तर प्रदेश तो 14% दे रहा है। हमने कहा बहुत से स्टेट तो आपको पुरानी पेंशन भी दे रही है। कंट्रीब्यूशन की बात है कि वो कह रहे हैं आप 10% आप एम्प्लॉय करता है और 14% एम्प्लॉयर उसको कर रहा है, तो आपका तो ठीक ठाक अमाउंट हो जा रहा है। हमने कहा ये ठीक ठाक अमाउंट आप रख लीजिए और हमको पुरानी पेंशन दे दीजिए जो हमारे बन रही थी। तो उसमें आप नहीं बन रही है, और कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर बजट हो जा रहे हैं। भैया, ओवर बजट तो आप क्यों हो जा रहे हैं? दूसरी चीज के लिए रैलियों में करोड़ों अरबों पैसा खर्चा हो जा रहा है, दूसरे फालतू चीजों में लिए आप सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। इस देश का सामाजिक ताना बाना, जो एक सामाजिक सुरक्षा के साथ बच्चा जब मेहनत करता था कि हम गवर्नमेंट जॉब पा जाए, हमारी एक सामाजिक सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी हो जाए, हम घर परिवार की देखरेख कर सके, उन सबको खत्म। आप क्या प्राइवेट जॉब जाइए, जिस दिन चाहे वो लात मार दे आपको, जिस दिन हटाइए, उसी के लिए आप कर रहे हैं। रेलवे जैसा संगठन जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था, उसकी क्या पोजीशन रह गई है यार? सिस्टमैटिक ढंग से हम कह रहे हैं हर सरकारों का दोष है, लेकिन बीजेपी सरकार के समय ये सबसे ज्यादा इसको एग्जीक्यूशन में लाया गया। उन्हीं के समय ये मतलब हटी 2004 में, और केंद्र में 2005 में। चलिए, मैं इस समस्या, इसके डिटेल्स में आऊंगा मैं कि कैसे इन सरकारों ने इस इतने बड़े इशू को इग्नोर किया है। लेकिन मैं जरा, चूंकि कॉमन मैन जो है, जो कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी तो इस समस्या को समझ रहे हैं, वो झेल भी रहे हैं,
इस पूरी समस्या से रूबरू हो रहे हैं। जब मैं शुरुआत में भी मैंने कहा कि 30 साल 40 साल आप सेवा करते हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सेवा करते हैं। अगर आप बेईमानी करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई होती है, आप नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, आपके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से पूरे कार्यकाल में काम करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद और आस नहीं दिखाई देती है, तो आप निराश होते हैं। और शायद सरकारी नौकरियों का आकर्षण इसीलिए कम हो रहा है। सरकार, मैं एक कॉमन मैन को, चूंकि ये समस्या कितनी बड़ी है और कितनी महत्वपूर्ण है इतने बड़े वर्ग के लिए, जिसकी संख्या लाखों में है, लाखों परिवार इससे आज प्रभावित हैं, मैं वो बताना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम थी क्या और किस तरीके से वो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके तहत जो आखिरी ड्रॉन सैलरी थी उसके आधार पर बनती थी और वो लगभग उस सैलरी का आधा होता था। यानी अगर आदमी कोई 50,000 पा रहा है तो ये उम्मीद करता था 25 से 20,000 के बीच में उसका पेंशन आएगा और ये पेंशन से वो अपनी आगे की जिंदगी वो गुजार सकता था। लेकिन जो बाद में जो एनपीएस के तहत जो व्यवस्था की गई, उसके तहत जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं, वो चूंकि आपका 10% कटता है, एनपीएस में क्या कर दिया गया कि 10% आपका कंट्रीब्यूशन जो लिया जाता है उसी में से सरकार जो है 14% आपको कंट्रीब्यूशन सरकार भी करती है, यानी 20% अमाउंट जो है वो शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। आपको जुए में, आपकी आमदनी को जुए में लगा दिया गया एक तरीके से। अगर शेयर मार्केट को क्या कहेंगे, शेयर लिंक्ड आजकल जितने भी वो हैं हमारे इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या नतीजा होता है वो हम सभी जानते हैं। और उससे जो निकल रहा है वो राशि हम कर्मचारियों के पास आता है, वो पेंशन के तौर पे उनको मिलता है और वो राशि इतनी कम है कि जिससे भरण पोषण नहीं हो सकता। अगर किसी का पेंशन 25,000 बनता तो उसको अगर 2,500 या 3,000 या 5,000 भी अगर आप दे देंगे तो उससे उसका क्या होने वाला, उसकी जेब खर्च चल पाएगी, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी। और इसीलिए ये समस्या गंभीर है और इसीलिए ये कर्मचारी लगातार अपनी मांग उचित फोरम पर रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं अगले मेहमान की तरफ रुख करता हूं। मुझे लगता है कि राजेश जी शायद इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए। डॉक्टर राजेश, ये बताइए कि आप लोगों ने कब से ये संघर्ष तेज किया है और क्या स्थिति है इस वक्त? सर, ये संघर्ष 2016 से शुरू हुआ था और इस समय पूरे यूपी में 13 लाख एम्प्लॉइज है और हम लोगों ने 2016 में विधानसभा पर प्रदर्शन किया था। उसी दौरान हमारे एक साथी डॉक्टर रामाशीष सिंह जी, जो उस समय शिक्षक थे महाराजगंज में, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और जब लाठीचार्ज कर दिया तो उनकी मौत हो गई। और इसके बाद विजय बंधु जी के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और यहाँ तक आज ये हालत है कि इस आंदोलन की वजह से नई नई सरकारें जो है वो बनने लगी। जैसे कि आप देखें, जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उस मुद्दे को रखा तो उनको सबसे ज्यादा वहां पर कर्मचारी शिक्षकों अधिकारियों का वोट मिला और साथ में वहां वो प्रचंड बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो झारखंड राज्य में चुनाव हुआ। जब झारखंड में चुनाव हुआ तो वहां पर हेमंत सोरेन जी ने अपने घोषणा पत्र में रखा तो उनको सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। फिर इसके बाद जब बिहार का चुनाव हुआ तो तेजस्वी जी ने इसे अपने घोषणा पत्र में रखा और जब उन्होंने उसे अपने घोषणा पत्र में रखा तो उस समय सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट उन्हें तेजस्वी जी को मिले। और आज ये हालत है कि ये मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है। और सब देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं लोगों के। और ये आजमगढ़ की आपकी जो यूनिट है अटेवा की, वो उनका एक कमेंट मैं अभी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि लोकतंत्र में बहुमत को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे देश का 100% शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहता है तो उसे जबरदस्ती एनपीएस क्यों दी जा रही है? यह जबरदस्ती नहीं चलेगी, उन्होंने लिखा है वोटर ओपीएस नवल किशोर आजमगढ़। तो लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर। मैं आगे रामदत्त जी से ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इसका, इस तरह के कर्मचारियों का जो उनकी शिकायतें होती हैं, चुनाव पर इसका कितना असर होता है? क्योंकि चुनाव के दौर में हम लोग बात कर रहे हैं। रामदत्त जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शायद बंधु जी से हम जुड़ गए हैं। बंधु जी इस पूरे कार्यक्रम के देखा जाए तो एक तरह से सिरमौर हैं और विजय बंधु काफी सक्रिय रहते हैं। विजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ और सभी को मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट हो गया और सबको प्रणाम करता हूँ।
बड़ी बड़ी हैसियत रामदत्त त्रिपाठी साहब को मैं बीबीसी में सुना करता था, और आज सौभाग्य है कि हम उनकी बात कर पा रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी हाँ, आप अपनी समस्या रखिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस समस्या को शायद सरकार तो समझ रही है कि कितना गंभीर समस्या है, लेकिन चूंकि ये आम लोगों के बीच में उस तरह से ये नहीं आ पा रहा है, इसलिए शायद इसको इग्नोर किया जा रहा है। ये आम लोगों की आवाज बनाना है, इसीलिए हम शायद आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब आम लोगों का प्रेशर होता है, आम लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई एक वर्ग का एक बहुत बड़ी मांग है और उचित मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, तो शायद ये बड़ी बात होगी। तो आप इसको बताइए कि आपका जो संघर्ष है आम लोगों तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी क्या वजह है, या आप इस कैसे संघर्ष को आगे लेकर आए हैं, यहाँ तक क्या आपका अनुभव है? जी बहुत सही सवाल आपने पूछा। और जब दरअसल से शुरुआत 1 जनवरी 4 से केंद्र सरकार ने बंद हुआ, 1 अप्रैल 5 से उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद किया, और अलग अलग टाइम में अलग अलग राज्यों ने बंद किया। और कभी बताया गया कि ये केंद्र का मामला है, कभी किसी राज्य का मामला है, किसी ने कहा कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, किसी ने कहा कि वो आर्थिक भार बहुत है, तमाम सारे सवाल उनके हैं, सरकारों के अपने तर्क हैं। लेकिन उन सब के बीच में मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो ये पेंशन है, पुरानी पेंशन है, ये कोई बख्शीश नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारी सामाजिक सुरक्षा है और संविधान सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुरानी पेंशन को पेंडिंग वेतन बोला है। हमारे वेतन के कटे हुए भाग को सरकार अपने पास रखती है। हम जब रिटायर होते हैं तो हमें वो वेतन, जो पेंडिंग वेतन है, वो पेंशन के रूप में दी जाती है। सरकार का कोई एहसान नहीं है कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही सरकार। और अगर सरकार जिस चीज को लेके आई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वो कहते हैं कि पेंशन दे पाना संभव नहीं है, तो इसी देश में माननीय पेंशन ले रहे हैं, क्या वो संभव है? और अगर इस देश का माननीय ले सकता है तो एक 4th क्लास का चपरासी, एक सफाई कर्मचारी, एक बाबू, एक सिपाही, एक शिक्षक, और यहां तक पैरामिलिट्री के लोग, 7 विंगे हैं पैरामिलिट्री में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो देश के लिए जान दे सकता है उसको पेंशन नहीं दी जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या पैरामिलिट्री के लोगों को पेंशन देना राष्ट्रवाद नहीं है क्या? और ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद ले रहे हैं, वो ये लोग कह रहे हैं। एक सवाल ये है, आर्थिक भार का बार बार बताया जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से याद करता हूं, मैं क्योंकि अटेवा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये सफेद झूठ बोला जा रहा है। पैसा का कोई सवाल नहीं है, नीति का सवाल है, नियति नहीं है। और नियत इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं, अगर नियत होती तो आपके लिए नियत है तो वो आपको पेंशन मिल रही, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेंशन ले रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश का? आगे आपने कहा कि बात क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है। मैं पिछले 7 सालों से इस आंदोलन को चला रहा हूं, प्रदेश से लेकर के देश तक मैंने आंदोलन चलाया, और हजारों धरना, प्रदर्शन, लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, उन लोकतांत्रिक तरीकों को हमने पूरी तरह से, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, अन्य राज्यों के तमाम सारे, सब जगह हमने अपनी बात कही। सुनने न सुनने का सवाल नहीं है, सरकारों को पूरी तरह संज्ञान है, सरकार के दिमाग में ये बात है। अगर ना होती तो एनपीएस जो न्यू पेंशन व्यवस्था है, जो नया सिस्टम लाया है गया है, उसमें रोज सुधार क्यों हो रहा है? रोज सुधार किया जा रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं सरकारों से, आप रोज सुधार करने से अच्छा एक दिन सुधार कर दीजिए, एनपीएस को आप बदल दीजिए ओपीएस में, सारा कुछ हो जाएगा। और अभी जो लेटेस्ट की मैं बात करूं, अभी 21 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन में पेंशन शंखनाद रैली हुई, अभी उसके बाद देहरादून में, उसके बाद हिमाचल में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, या अलग अलग राज्यों के हर क्षेत्र में हो रहा है। क्या हम कह रहे हैं? हम एक बात कह रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन है उसको वापस कर दीजिए। राजनेता हमारे पास तर्क देते हैं, सरकारें हमारे पास तर्क देती हैं, हमसे कहती हैं कि ये संभव नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, नई कृषि नीति आई,
उद्योगपतियों के लिए आई। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। नई पेंशन नीति आई, उद्योगपतियों के लिए आई। नहीं, एक मिनट सर, नई नीति आई, उद्योगपतियों के लिए आई। नई शिक्षा नीति आई है, पूरी तरह से व्यवसायिक हो रही है। हर चीज उद्योगपतियों के हाथ में सुपुर्द कर देना शायद इस सरकार का, वर्तमान सरकार का ये एजेंडा बन गया है। और अगर एजेंडा उनका बना है तो कर्मचारी शिक्षक भी, अब की चुनाव सामने है, वो भी देख रहा है। जी मेरे पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर कर्मचारी एसोसिएशन के जेपी मौर्य, जयप्रकाश मौर्य जी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 सुन। हाँ, आप बताइए, अभी तक जो बातें हुई उसमें आप और क्या ऐड करना चाहते हैं? आपका संघर्ष कैसा है? आपको क्या लगता है कि कुछ उम्मीद बाकी है कि नहीं, क्योंकि लंबा संघर्ष चल गया और अभी तक ऐसा कोई ठोस आश्वासन सरकार की ओर से नहीं है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने जो है इस मुद्दे को उठाया है, और सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद कि आज ये मुद्दा हमारा पूरे प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टियों में और देश में भी ये शोर मचा रहा है जी। तो जब ये जन आंदोलन मुद्दा सभी के पास पहुंच गया है तो माननीय आदरणीय जो है विजय कुमार में देखने को। मैं जयप्रकाश जी के पास फिर आऊंगा। रामदत्त जी, आप सुन रहे हैं इस पूरे समस्या को कि किस तरह से इतने बड़े वर्ग को सरकार जो सही सवाल उठाया। राजेंद्र जी ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा था कि सरकार जो है कल्याणकारी सरकार का कंसेप्ट है अपना, कि वेलफेयर स्टेट। आप उसको अगर उस नजरिए से देखें तो इतने बड़े वर्ग का, जो वर्ग सरकार की सेवा में है, सरकार चलाने में जो अहम भूमिका निभाता है, और उसके साथ इस तरह का छल किया जाए और उसको न सुना जाए, इसको कैसे देखा जाए? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कि निश्चित ही गंभीर मामला है और ये अकेला एक मामला नहीं है। दरअसल इसको टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तब इसका समझ में आएगा। हो कह रहा है कि जो आप देखेंगे कि एक जमाना था इसी यूपी गवर्नमेंट में सैलरी के लिए पैसा नहीं होता था उस समय संकट, जब सुशील त्रिपाठी वित्त सचिव थे प्रमुख, और श्वेत पत्र जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आज सरकार को इतना जबरदस्त टैक्स मिल रहा है जीएसटी से, क्योंकि इकोनॉमी बदल गई है। हर आदमी मोबाइल फोन भी खरीद रहा है, टीवी भी खरीद रहा है, और हर चीज पे सर्विस टैक्स मिल रहा है, जीएसटी मिल रहा है, इनकम टैक्स मिल रहा है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सहूर नहीं है उसको खर्च करने का, या प्रायोरिटीज गलत है। अब उस प्रायोरिटी में आप देखिए कि, और दूसरा क्या है कि ये जो वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल कंपनियां का ये जो डिजिटल लॉबी है, इसका दबाव है कि सरकार जो है वो एक तो एम्प्लॉइज की संख्या कम करे, एक बात, खास करके जो क्लास 3 क्लास 4 के लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा दबाव है इनका, और ये जो फील्ड में तो आप देखिए बिल्कुल संख्या कम हो जाती है। दूसरा उनका ये कहना है कि आप परमानेंट स्टाफ मत रखिए। आप देखिए ना, और आप देखिए ना कि अब एक बाढ़ सी आ गई है पार्ट टाइम, चाहे शिक्षा मित्र आप रख लीजिए, वो कहेंगे साहब आशा बहू नर्सिंग नहीं रखेंगे या हेल्थ कर्मचारी नहीं रखेंगे, तो ये जो पार्ट टाइम आप पंचायत मित्र रख लीजिए, रोजगार सेवक रख लीजिए। तो एक ये आ रहा है कि ये वर्ल्ड बैंक का दबाव आया था कि भाई आप कर्मचारी कम रखिए, और ये जो पब्लिक का बजट है, हमारा टैक्स पेयर बजट, वो ज्यादा से ज्यादा उन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है या उन स्कीम्स में जा रहा है, उन मदों में जा रहा है। अब मैं देखिए, आप यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, नेता यहाँ बैठे हुए हैं, इनका जो सैलरी का बजट है, अभी पेंशन वाली बात छोड़ दीजिए, 134 करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से करीब 150 करोड़ रुपए होगा सालाना, और इनकी यूनिवर्सिटी को कितना मिल रहा है? 34 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो सैलरी भी नहीं देना चाहती है सरकार, आप पेंशन तो छोड़ दीजिए, और उसी का नतीजा सैलरी में भी पूरा नहीं जिम्मेदारी लेना चाहते। और आप कैसे कम्पीट करेंगे दुनिया से? आप हायर एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं करेंगे, प्राइमरी में आप करेंगे नहीं, तो कुल मिला के कहाँ पैसा खर्च करना चाहती है सरकार? कि जो एक ग्लोबल उसका एजेंडा है कि हम चौड़ी सड़कें बनाएं खूब, जिसमें बड़े बड़े ट्रक आए और माल ले जाएं, जो चाइना का माल है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां भी माल बनता है वो माल आपके गांव गांव तक जाए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, मोबाइल खूब बटे, वो लाइन बिछाई जाए, सब जगह फाइबर लाइन बिछाई जाए, मूर्तियां बने हजारों करोड़ की, हाँ हजारों करोड़ की मूर्तियां बने, आप 3000 करोड़ की यहाँ और 1500 करोड़ की वहां। और तो ये, और दूसरा क्या है कि आप देखिए सरकार,
आप ये निधि जो है MP निधि और MLA निधि, सबको पता है कि उसमें इसलिए है कि वो थ्रू स्टेट बजट नहीं खर्च करके, स्कीम्स के थ्रू ना खर्च करके उनको इसलिए दे रहे कि 40 से लेके 50% तक वो उनको एक अलग कमीशन मिल जाता है। तो ये बजट को, तो मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। अगर आप सोचे कि केवल हमारी पेंशन और सैलरी मिल जाए और देश जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में चले तो नहीं होगा। अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम रहेगा, आप इसी में अभी देख लीजिए, कोरोना आया तो क्यूबा में या और जगहों में जहां पर थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, वहां देखिए कितनी मारामारी आपके हेल्थ सिस्टम की नहीं हुई। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में पढ़ भी नहीं पाएंगे और बीमार होंगे तो आपको इलाज भी नहीं मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल जो है वो सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, बजट का है, मुझे लगता है। और इसीलिए जानबूझकर ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी कमजोर किया गया। आप देखिए, जो इसी के साथ आप ये देखिए ना कि जो ट्रेड यूनियन लॉज में कितने चेंजेस आए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डायरेक्ट भले पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना करें, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल प्रोसेस को सरकारी कर्मचारियों को समझना पड़ेगा। अगर ये जो प्राइवेटाइजेशन है, सरकारी स्टाफ ना रखना है, पेंशन नहीं देना है, और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कमिटमेंट है, होता है, और ये बिल्कुल डिलेड जो आपका है कि वो पैसा सरकार के पास रहता है और आपको बाद में दिया जाएगा। ये सरकार, और इतना ही नहीं, देखिए आप उसको और चीजों से जोड़िए। आप शादी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, 21 साल आप करना चाहते हैं, तो लड़कियों की शादी 21 साल में होगी तो पेरेंट्स, बच्चे देर से होंगे तो उनको वो अपना रिटायरमेंट होने तक वो नॉर्मल दायित्व भी पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में आजकल ये चल रहा है कि साहब रिटायरमेंट एज बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये पाया जा रहा है कि जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज है हमारी, अब वो नहीं है कि 40-45, अब माना जा रहा है कि आप 60 साल होने के बाद आप में मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, तो बहुत सारी जॉब्स में, जैसे टीचिंग में, डॉक्टरी में, बहुत सब जगहों पर वहां वो कह रहे हैं कि आप, एक्चुअली ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई जब तक आप काम कर सकते हैं, जब तक आपकी सेहत ठीक है, करिए काम। ये रिटायरमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। और एक बार जब हमने आपके साथ बॉन्ड भरा, राजनेताओं को छोड़कर, राजनेताओं को जरूरत है तो हम जब एक बार आपके साथ बॉन्ड भरा, 30 साल 40 साल जिंदगी के हमने आपके साथ गुजार दिए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वृद्धाश्रम में भी तो नहीं गुजारा होगा ये जो आप दे रहे हैं उससे। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये पूरा जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे जुड़ा हुआ सवाल है, और इस पर भी सरकारी जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, क्योंकि पहले जो ट्रेड यूनियन थे मूवमेंट, आप देखिए रेलवे की आपने बात की, रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष कभी जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। तो आज हमने जो ये सब ये हुआ कि छात्र संघ को अराजनीतिक कर दो, वहां नहीं होगा, ट्रेड यूनियन को अराजनीतिक कर दो, खत्म कर दो। तो इसी की वजह से है कि सारा जो है देश जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरह जा रहा है। उसमें क्या है कि 2-4 बड़े बड़े पूंजीपति बैठ के दिल्ली में जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी डिबेट की जरूरत है मतदाताओं के बीच, क्योंकि मैं एक चीज और आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि पब्लिक ओपिनियन से डरती है सरकार। आप सरकार पर जितना दबाव डालें, उससे ज्यादा अगर आप थोड़ा पब्लिक ओपिनियन जनरेट करेंगे तो मुझे लगता है सरकार को दबना पड़ेगा। हाँ, इसी बात पर मैं जोर दे रहा था कि जिस तरीके से इस पूरे इशू को ऐसा लगता है इससे कर्मचारियों का मसला है, ये पूरे समाज का मसला है, और ये इससे हमारा समाज प्रभावित हो रहा है, हमारी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। अगर देखा जाए तो अगर ये पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी पहले, तो ये पैसे मार्केट में आते थे, इसी इकोनॉमी जो है एक उसमें रोल करता रहता था। पैसा जब घूमता है तो अर्थव्यवस्था आपकी पटरी पर रहती है, पैसे आते हैं, पैसे मार्केट में ही जाता है, अल्टीमेटली जो है इनसे सारा ये एक साइकिल है। मैं अभी इस बात को जब मुझे डिबेट करना था तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे जानकारी मिली है कि ये सिर्फ यूके जो है इसको लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव है। ब्रिटेन वो 29% रिटायरमेंट का पैसा देता है, रिटायरमेंट के बाद वो 29% जो उसका वेज होता है उसका मिलता है, लेकिन अमेरिका 49% देता है, चाइना में तो खैर जो कम्युनिस्ट कंट्री है 83% देता है, और भारत में भी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में पेंशन मिलता है वहां पे इस तरह से। उसके अलावा केरला में पेंशन मिलता है। जो जब दूसरी सरकारें प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था बना सकती हैं तो राज्य सरकारों को भी इसमें
मुझे लगता है पहल करने की जरूरत है। और आपने सही कहा रामदत्त जी कि इसके लिए पब्लिक परसेप्शन एक खड़ा करना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाके इस इशू को समझाना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हमें पैसे मिलेंगे तो ये सिर्फ मेरे घर में नहीं आएंगे, इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ेगी, इससे हमारा जीवन चलेगा, तो ये पैसे बाजार में आएंगे, इससे व्यवसाय चलेगा। और जो आज क्राइसिस जिसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री, बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन अगर लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो किस तरह से जो जिस तरह की महंगाई है उसमें बाइंग कैपेसिटी लोगों की रहेगी। तो सरकार का जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है कि किस सेक्टर में ज्यादा देना है। भले आप बताइए, ह्यूमन रिसोर्सेज का इतना बड़ा सेक्टर है, मानव सृजन, आप जिससे जीवन भर काम लेते हैं, उस व्यक्ति को एक उम्र के बाद उसको असहाय छोड़ देना, उसको बीच रास्ते में छोड़ देना, ये तो असंवेदनशीलता भी है। तमाम तरह की इमोशनल बातें की जाती है कि राष्ट्रभक्ति और तमाम उस तरह के जुमले दिए जाते हैं। और अब जब आदमी का सवाल आता है, ह्यूमनिज्म का सवाल आता है कि ह्यूमनिस्ट अप्रोच अपनाया जाए शासन में, तो वो अप्रोच कहीं गायब दिखाई देता है। मैं रामदत्त जी आपके पास आऊंगा पॉलिटिकल सवाल को लेकर, लेकिन मैं एक बार बंधु जी के पास फिर जा रहा हूं। बंधु जी, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने कभी इसको, चूंकि आपका संघर्ष लंबा चल रहा है, इसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा आप पेश नहीं कर पाए? नहीं तो ये पार्टियां चुनाव का मोल भाव खूब समझती हैं, और क्या इस बार आप लोग कुछ इसको लेकर चुनावी माहौल गरमा रहे हैं? आप इसको, जैसे देखिए गांव में जब बिजली नहीं आती है, गांव में सड़क नहीं बनती, तो लोग कह देते हैं वोट नहीं देंगे। अगर ये मुद्दा इतना बड़ा है और कर्मचारी कह दे कि भाई इस बार तो मैं नोटा दबाऊंगा, मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन शायद आप लोगों ने इस लेवल पर आके अपनी डिमांड को, अपनी मांग को पॉलिटिकली नहीं रखा है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इसको पॉलिटिकली रखा हूं। और अभी कल की मैं बताऊं, पूरे देश के अंदर एक कैंपेन चलाई गई, वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस का कैंपेन चल रहा, पूरा इंडिया के अंदर टॉप 10 पे रहा, पूरे दिन रहा। और आज के समाचार पत्रों में भी लगातार उसको कवरिंग किया है। और राजनेताओं को बात पता है, वो चाहे यहाँ के, अगर ना पता होता तो जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री जी, हमारे समहनी वर्तमान मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था, बहुत शानदार पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को, हमारे पक्ष में लिखा था। एनपीएस के जो कर्मी हैं उनके पक्ष में लिखा था कि इनको पेंशन पुरानी देनी चाहिए और ये देश हित में भी है। ये शब्द है, उनके पत्र पड़े हुए हैं, सामने रखे हुए हैं। दुर्भाग्य से वो 5 साल में कभी फुर्सत नहीं पाए उस पत्र को पढ़ने का, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बात, अभी बहुत सारी चीज राजेश जी ने बता ही दिया है। आंध्र प्रदेश के अंदर जगन रेड्डी साहब ने हमारे मुद्दे को रखा और कहा कि मैं करूंगा। झारखंड में रखा गया हेमंत सोरेन, मैं खुद गया था रांची में, मेरी रैली थी, 70,000 लोगों की रैली थी, उसमें हेमंत सोरेन बिना बुलाए आए हुए, उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट रखेंगे। पॉलिटिकल इशू जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको अब ऐसा लगता है कि जैसे राजनेता सोचता है कि शिक्षक कर्मचारी तो है, वो उसको हम अपने तरीके से बांट लेंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है। वो उसको लगता है कि है तो बड़ा वोट बैंक है, बड़ी जमात है और उलटफेर कड़ा भी है, लेकिन हम चुनाव के ऐन मौके पर हम इनको जातियों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अपने संबंधों में जोड़ लेते हैं। इसलिए वो उस चीज को, वो शायद ये हमारी वीकनेस हो, मैं मानता हूं इस बात को, और करते भी हैं। लेकिन सच बात है, अगर पॉलिटिकली ढंग से, अगर मुद्दे के तहत सारे कर्मचारी एक साथ एक विषय पर खड़े हो जाएं, तो ये जो अभी चुनाव होने जा रहा है, जिस मोड़ पे चुनाव है, उस मोड़ को बदला जा सकता है। और ये कर्मचारियों में क्षमता है, बस वो मुद्दे के प्रति आ जाएं। जैसे अभी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे और सरकार बनने पर लागू करेंगे। तो अगर संघर्ष ना होता तो लोग बात वहां पहुंचती नहीं, और लोग कह रहे हैं, तमाम सारे दलों ने हमसे वादा किया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गडकरी साहब हमारे देश के मंत्री हैं, हमारी यूनिट जब वहां मिली तो मैंने एक बार सारे सांसदों के आवास पर, सांसद आवास पर हमने उपवास रखा। हमने कोई घेराव नहीं किया, उपवास किया। एक दिन का मेरा उपवास हुआ, पूरे देश के अंदर हुआ। और शायद हमको लगता है कि राज्य शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में पूरे देश के लेवल पर शायद इतना बड़ा उपवास कभी नहीं हुआ होगा। और गडकरी साहब ने बाहर आए, पत्र लिखा, किसको लिखा? जेटली साहब को पत्र लिखा कि हाँ, ये इनका मुद्दा जमीन है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गडकरी साहब ने लिखा। करीबन 300 से ज्यादा सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रखा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये 300 सांसद अगर लोकसभा के अंदर हमारे पक्ष में खड़े हो जाएं तो प्रधानमंत्री बहुमत से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब वो लिख दिए,
अब क्यों लिख दिए, फिर उनका मंतव्य क्या रहा, वो अलग बात है। अब ये चुनाव आ रहा है, जैसे आपने कहा कि क्या इशू नहीं बनेगा, निश्चित रूप से कर्मचारी तैयार बैठा हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभाओं हमारी तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें एक बात बहुत कन्फर्म कर दिया गया है कि हमारे मुद्दे की जो बात करेगा हम उसके साथ अब की जाने को बिल्कुल तैयार है। अगर मुद्दा कोई नहीं लेता है, जैसे आपने कहा अभी, तो वो जो विकल्प हमें संविधान ने दिया है, निर्वाचन आयोग दिया है, उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन अगर हमारे मुद्दे को कोई वरीयता देता है, कोई चीजों को रखा जाता है, तो अब की एक बार ही तय है, वोट फॉर ओपीएस। और जैसे भी रामदत्त त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छी बात कहा कि इसको और व्यापक बनाना है, तो शायद हम बताना चाह रहे थे कि एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, ये मेरा कंपेनिंग है, ये मेरा अभियान है। उसमें एनपीएस यानी कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, और निजीकरण जो एक बड़ा खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। इस देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने की पूरी तैयारी है और रोज रखा जा रहा है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ रामदत्त त्रिपाठी साहब के इस लाइन पर। कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करेगा कि निजीकरण करेगा? कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति, इस सवाल में उठा रहा हूं, कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करेगा, न कि निजीकरण करेगा। और अगर वो निजीकरण करता है तो राष्ट्रभक्ति पर सवाल है, वो चाहे किसी पद पे बैठा हो। मैं सवाल उठाता हूं, अगर और दूसरी बात, जो तर्क दिए जाते हैं कि ये बीमार है, रेलवे बीमार है, ऑडियंस फैक्ट्री बीमार है, ये है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर कंपनियां जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, जिनका आप निजीकरण कर रहे हैं, अगर वो घाटे में हैं तो उद्योगपति खरीद क्यों रहा है? और फायदे में है तो आप बेच क्यों रहे हो? एक गंभीर सवाल है। बिल्कुल। अगर वो घाटे में है तो उद्योगपति क्यों ले रहा है? तो इस चुनाव में निश्चित रूप से इस मुद्दे का असर पड़ेगा। और लगातार हम लोग अभी चाहे सोशल मीडिया हो या जनता के बीच में, अभी हम चुनाव की घोषणा हो गई, अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं घोषणा पत्रों का। ठीक है, मैं राजेंद्र जी से इस पर टिप्पणी लेता हूँ। राजेंद्र जी से इस पर टिप्पणी लेता हूँ। राजेंद्र जी, ये बताइए, ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? आपको लगता है कि कर्मचारियों जो कह रहे थे अभी, बंधु जी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि हम हैं तो सब कर्मचारी, उनकी एक जाति होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में होता क्या है कि हम फिर हिंदू मुसलमान भी हो जाते हैं, हम फिर मौर्य और कुछ और हो जाते हैं, तरह तरह की जातियों में बटे हैं। तो आखिरकार वोट का जो है इशू है, वो एक वर्ग का जो हित मारा जा रहा है, वो वर्ग एक साथ खड़ा नहीं हो पाता है, एक बन के खड़ा नहीं हो पाता है। कैसे देखते हैं इस इशू को आप? जी देखिए, इसके दो, अरे मुझे जो ऐसा लगता है कि देखिए, अभी कुछ लोग जो नई जॉब पाए हैं, एक है कि जो थोड़ा सा पुराने हो गए हैं, जो रिटायरमेंट की स्थिति में है, उनको इस चीज का अभी ऐसा 2005 के बाद यदि कैलकुलेट करें तो जिनका लेट जॉब लगा है वो रिटायर हो रहे हैं। कुछ केस आए हैं, बहुत कम आए हैं। अभी उन लोगों को इस भयावहता का, कुछ लोगों को अभी ये इसका, जो एम्प्लॉय है खासतौर से, पता नहीं चल रहा होगा कि ये ऐसा होगा कि हमारे 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, हमारे पास हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ बाहर है। इसके बाद इसका मुद्दा बन रहा है। आपने कहा ये कॉमन मुद्दा, कैसे नहीं कॉमन मुद्दा? इसलिए हर परिवार के साथ कोई भी थोड़ा भी समझदार कर्मचारी है, शिक्षक है, कोई भी है, उसके साथ पूरा उसका परिवार जुड़ा है। मिनिमम 4 सदस्य, 5 सदस्य मान लें आप, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। कम से कम 20 से 25% देश का कवर संख्या होनी चाहिए, जो एक अंदाज लगाया जाए। और दूसरी बात देखिए, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या हम लोग ऐसा क्यों बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस देश के संविधान को खतरा है। यदि आप बात करें, वही बात देखिए, मैंने शुरू में कही, रामदत्त जी भी कह रहे हैं, विजय बंधु जी भी कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि देश, जब हमने हम अपने देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक? तो और आपने जब इस देश से जब आप और जो व्यवस्था ला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को एकदम बाइकाट कर दें। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म है कि हर आदमी को, ये देश जो है, स्टेट जो है, जो मैंने पहले कहा कि वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करेगा। कैपिटलिज्म का फंडा ही होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करके आप सेंट्रलाइजेशन ले आइए, पावर कुछ ही लोगों पे सीमित कर दीजिए, वही समझौता करेंगे, बाकी सबको आप क्या शोषक बना दीजिए। और इस दिशा में सरकारें कर रही हैं, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग से लेके बड़ी बड़ी संस्थान क्या है, 4-5 जो घराने हैं, पूंजीपतियों के घराने हैं, उसी के अनुरूप काम कर रहा है। सब लोग समझ रहा है, ये दर्द सबको है। ये रिफ्लेक्ट चुनाव में नहीं हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और होना भी चाहिए। इस देश ही नहीं बचेगा,
इस देश के लोग नहीं बचेंगे तो देश का क्या करेंगे हम। इस देश में ये सबसे गंभीर समस्या है कि निजीकरण। विजय बंधु जी भी कह रहे हैं, हम लोग इस चीज को हमेशा डिबेटों में बोलते हैं, एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि निजीकरण ये कैसी सोच सरकार ने डेवलप कर ली। उसमें क्या है, आपने पैसे से चुनाव हो गया, पैसे से चुनाव हुआ कि आपने भैया अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाना है, आपने उतना फंड कर दिया, पार्टी फंड के लिए पैसा चाहिए, लोगों को कुछ कुछ दान दे दिया, और ये क्या है कि 1,000 रुपए दे दिया, 4,000 रुपया दे दिया। इससे क्या हुआ, कुछ तत्कालिक समय के लिए तो आप विद्रोह दबा सकते हैं, लेकिन जब जन आंदोलन होता है ना तो लोगों को ये रहे कि हमको सम्मान चाहिए। देश का संविधान बना है तो डिग्निटी शब्द है उसमें, क्या आत्मसम्मान है, आपके हम भिखारी नहीं रहेंगे। पूरा जो मूवमेंट हुआ, जितना भी कैपिटलिज्म पूरे देशों से जब गायब हुआ, सोशलिज्म की बाहर आई, तो इसलिए आई कि भाई ह्यूमन डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, आदमी का सम्मान ज्यादा जरूरी है। तो सम्मान की रक्षा के लिए लोगों को आना पड़ेगा। निजीकरण, और विजय बंधु जी ने बहुत, देखिए मुझे इनमें मैच्योरिटी बहुत आ रही है, हम लोग बहुत साथ से जुड़े हैं, और इन्होंने कितनी अच्छी महत्वपूर्ण बात कही, कहा कि देखिए आप देश में जो राष्ट्र की संपत्ति को बचे वो राष्ट्र भक्त कैसे हो सकता है। ठीक है, आप पहले संस्थाओं को बीमार बनाते हैं, फिर उसको बेकार बनाते हैं और कहते हैं इसको कंडेम हो गई और इसको निजीकरण के हाथों में दे दो। आपने प्राइवेट एजुकेशन को ऐसा किया, प्राइमरी विद्यालय की बात कर लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा की बात कर लीजिए, आप पहले उसको खराब करते हैं। अब इनका टारगेट विश्वविद्यालय है और जो कुछ अच्छे संस्थान है, रेलवे को उन्होंने खराब कर ही दिया है धीरे धीरे। इसके बाद कहेंगे बेकार है, घाटे में चल रही है, इसको करो, निजीकरण को दे दो, पीपीपी मॉडल लगा दो। केवल कुछ लोगों पर पैसा सीमित कर देना और बाकी लोगों को सांस लेने के लिए पैसा देना, डिग्निटी, आत्मसम्मान आपका खत्म। इस दिशा में यदि सरकारें चल रही हैं तो अत्यंत निंदनीय है और चिंता का विषय है। हम, आप जैसे, रामदत्त जैसे, आप जैसे पत्रकार, विजय बंधु जैसे, हम लोग आंदोलन वाले हैं, सब लोग बात करते हैं, सब लोग दुखी हैं, लेकिन लास्ट में क्या, वोट पैटर्न पे इस देश में जब हम लोग कहते हैं कि जाति एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, धर्म एक इस देश में अफीम की तरह काम करता है, जो मार्क्स ने कहा था बहुत पहले, तो करता है। ठीक है, उसमें यदि आप डिवीजन, वोट का क्या है, इन लोगों को पता है कि आपने वोट के माध्यम से हम हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, ग्रुप में बंटवा दें। हमारे यहाँ टीचर सब कह नहीं यार, सरकार तो इतना खराब इतना काम कर रही है, वोट के समय आपका पैटर्न हो सकता है दूसरा हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब क्रोध पनपता है ना धीरे धीरे, तो वो फैलता भी है और वो आक्रोश निकलता भी है। और लोहिया जी तो बड़ी बात कहा करते थे कि यदि संसद को आपको सुधारना है तो सड़कें वीरान नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सड़कों में भी आंदोलन है, जन लोग हैं, इसलिए प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और जो बिल्कुल एकदम आज नहीं, ये कल सुनेंगे। इनको जैसे ही लगेगा, आप देखिए कैपिटलिज्म का दौर ये चल रहा है, और रामदत्त जी ने पूरा एकदम विश्लेषण कर दिया उसका कि किस ढंग से हो रहा है। हम लोग भी इसी बात से चिंतित है कि आप सरकारी संस्थाओं को बर्बाद मत करिए, बेचिए मत। लाइफ कोरोना जैसा विकट संकट आया, किसने जान बचाई? सरकारी संस्थाओं ने। कहाँ आपके वैक्सीन बने? सरकारी संस्थाओं में। कौन सा इंस्टीट्यूट अभी भी सबसे अच्छा है? सरकारी संस्थान। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप सरकारी संस्थाओं को पहले, आप विश्वविद्यालय टारगेट है, प्राइमरी खराब किया आपने, मिडिल स्कूलों में आप पैरेलल कॉन्वेंट स्कूल का मॉडल ले आए। आप क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां को आप वरीयता देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटियां थी उन पे आपने टारगेट कर दिया पहले इनको। ठीक है, हम लोग कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो संस्थान वाइज हम चर्चा करेंगे, किस तरह से संस्थानों को खत्म करने की साजिश कोशिश चल रही है, और किस तरह से एक सरकार को जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की एक नीति होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई देती है। एक और इतने बड़े वर्ग को प्रताड़ित करना, मैं तो कहूंगा कि ये प्रताड़ित करना है, वो ये उचित नहीं है। और संवेदनशीलता से इस पूरे मसले को विचार करना चाहिए। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, मौर्य जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, जयप्रकाश मौर्य जी जुड़ना चाह रहे थे। मैं टिप्पणी लूंगा राजेश जी से, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं अपने सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, और काफी संख्या में चूंकि दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल द इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज जो है, साथ में रामदत्त जी का एक चैनल है और वेबसाइट भी है। अगर आप सर्च इंजन पे जाएंगे, मीडिया स्वराज डालेंगे, तो आपको वो वेबसाइट दिखाई देगा, जहां पे इस तरह की सभी तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर वो बातें रखते हैं, अपने काम को रखते हैं, और बड़ी वरिष्ठ पत्रकार उसमें अपनी बातें रखते हैं, लिखते हैं। इसलिए आप से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप द इंडियन पोस्ट, जो प्योरली पॉलिटिक्स हम डील करते हैं, पॉलिटिकल राजनेताओं के
उसमें भाषण भी हम सीधे सीधे आपको दिखाते हैं ताकि आप उनकी नीति और नियत समझ सकें कि ये कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस भी पेश करते हैं, इस पर 10 बजे एक कार्यक्रम भी करते हैं जिसमें हम जो समकालीन मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। रामदत्त जी भी उसमें मौजूद होते हैं। तो आप इन दोनों चैनलों को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि जो इस तरह की आवाज है, जो निष्पक्ष आवाज है, जिस तरह से हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो समाज का मसला है, जो समाज के संवेदनशील इशू है और इसको इस तरह से हम डील करते हैं, तो इसलिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राजेश, आप ये बताइए कि आपकी जो लड़ाई चल रही है, आप कितने आशावान हैं इस बात को लेकर कि इस लड़ाई का सकारात्मक नतीजा अब आने वाला है? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप भावे सर आपको कि मैंने जब आपको फोन किया तो आपने हमारी बात को समझ करके हम लोगों को मौका दिया। और दूसरा, रामदत्त त्रिपाठी सर को बहुत बहुत आभार कि आप बीबीसी के पत्रकार हैं। बंधु जी ने मुझे बताया कि रामदत्त त्रिपाठी बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सर बहुत बहुत आभार कि आपने आज हमारे मुद्दे को लेकर के आप यहाँ डिबेट में आए। तो मैं सकारात्मक पहल इसलिए मानता हूं कि जब 2016 में बंधु जी और हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया था तो उस समय बहुत ही कम संख्या थी। और मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन हम लोगों ने जीपीओ से स्टार्ट किया था और महज 10 से 15 लोग थे, हम और बंधु जी सभी लोग थे। और वहां से हम लोगों ने जब ये आंदोलन स्टार्ट किया तो उस दिन एक चौकी इंचार्ज साहब की ड्यूटी लगी थी और संख्या बल शायद हम लोगों का बहुत कम था। तो उस दिन फिर उन्होंने हम लोगों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ से हट जाइए। और इस समय बहुत ही सख्त एसएसपी महोदय हैं, एक आईपीएस अफसर थे जो बॉम्बे से जो है आए थे, अखिलेश यादव जी ने उनको यहाँ पर एसएसपी बनाया था। तो फिर एसएसपी यादव जी थे। तो फिर सर हम लोगों ने उस दिन कसम खाई, हम और बंधु जी ने, कि जब तक हम इसे एक बड़ा आंदोलन नहीं बनाएंगे और जब तक हम इसे एक जन आंदोलन नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और सकारात्मक पहल सर हम लोग ये मानते हैं कि जहां जब हम लोग पहले 8-10 लोग इस मुद्दे को लेकर के लोगों से बात करते थे तो लोग ये कहते थे कि अब ये मुद्दा हल नहीं हो सकता है। और उसका बड़ा कारण ये था कि जो लोग उस व्यवस्था में 2004 से पहले जो लोग थे उनकी तो सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी थी, वो जो कि हमारे सीनियर लोग थे, कर्मचारी नेता थे। लेकिन शायद जो व्यवस्था में लोग आ रहे थे वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे ऐसा सोच करके जब उस समय पेंशन व्यवस्था समाप्त हो गई तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अगर उस समय अगर हमारे कर्मचारी नेता, रेलवे से लेकर के हमारे जितने भी लोग थे, अगर वो विरोध करते तो शायद आज ये पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हैं आज एयरपोर्ट भी बिक गया आपका, वो प्राइवेट हाथों में चला गया। आज आप रेलवे स्टेशन पर अगर जाएं तो जो पहले 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था आज वो 50 रुपए का हो गया है। मतलब ये देखिए कितनी निजीकरण की व्यवस्था कितनी खराब हो रही है कि लगातार लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। और ये पैसा वह है कि जो वो अपने सुविधाओं पर, अपने विकास पर खर्चा करता, आज वो निजी लोग उसको ले जा रहे हैं। फिर जब ये आंदोलन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने तब तक ये कसम खा रखी है कि जब तक हम इस आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, जब तक हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी। वो इसलिए कि अगर आज पुरानी पेंशन बहाल ना हुई तो कल हमारा बेटा पूछेगा कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया है। क्योंकि ये जो नौकरी होती है सर, ये बड़ी मेहनत से मिलती है। एक व्यक्ति, आज आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जो बच्चा कल तक 10th जो है 14 साल में पास होता था, अब वही बच्चा पूरा 21 साल में ग्रेजुएट होगा। मतलब सर आप देखिए कि जब वो 18 साल की एज पूरी करेगा तब वो ग्रेजुएट नहीं होगा और अब वो नौकरी नहीं मांग सकता है। जब वो 21 साल का, देखिए शादी की उम्र भी बढ़ा दी इन लोगों ने। तो शादी खैर एक अलग इशू है, उससे मैं उस पर नहीं ज्यादा बात करना चाहूंगा। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे नौजवानों की एज बढ़ रही है। अब वो जब रिटायर होंगे तो, जबकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि 50 साल पर कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जा रहा है, जबकि अन्य देशों में ये व्यवस्था है ही नहीं कि वहाँ 50 पर रिटायर करें। वहाँ क्या करते हैं कि और उनकी उम्र जो है ज्यादा है, वो जब चाहे तब रिटायर हों। और जबकि जहाँ पेंशन की हम बात करते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ आपको पेंशन के नाम पर सिर्फ 700-800 रुपए मिलते हैं। कई देशों में 100%
पेंशन मिलती है। जैसे कि अगर आप रिटायर होंगे तो जिस वेतन से आप रिटायर होंगे वही वेतन विश्व के कई देशों में दिया जा रहा है। और ये जो एनपीएस का कंसेप्ट आया था, एक ऐसे देश से आया था कि जहां हर आदमी को पेंशन देनी हो, रिक्शा वाला, सफाई कर्मचारी, आपका जो सबसे लोअर क्लास का जो आपका पियोन है, जो घर पे प्राइवेट नौकरी, इस टाइप से। अब सोचिए सर कि एक सरकारी कर्मचारी जो करीब 20 से 25 साल अपनी उम्र का लगाता है, इलाहाबाद जैसे शहर में रहता है, पढ़ाई करता है, फिर वो कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके बाल सफेद होते हैं, तब वो सर नौकरी पाता है। और इसलिए वो नौकरी सरकारी करता है कि वो उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। आज आप देखिए कोरोना काल में जब सब कुछ खत्म हो गया, सरकारी कर्मचारियों ने बचाए रखा, तब जो सर निजीकरण की व्यवस्था में लोग थे उनकी सैलरी आधी हो गई। बहुत से पत्रकार थे, चूंकि मैं सर मीडिया प्रभारी हूं तो पत्रकारों से मेरी बात होती है, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारी सैलरी आधी हो गई। सोचिए सर, जो व्यक्ति एक दिन 10,000 रुपए महीने से काम चला रहा हो और उसकी तनख्वाह 5,000 हो जाए, और वो भी सर कोरोना काल में, जब कहीं कुछ उसके सामने नहीं था, तो सर बताइए उसका घर कैसे चलेगा। तो सोचिए वही हालत हम कर्मचारियों की हो रही। मैं तो सर रामदास सर आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमारी 60 के बाद की है, लेकिन 60 से पहले का जो भयानक सच है शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें सर जीपीएफ नहीं मिलता है। अब जीपीएफ ना मिलने की वजह से क्या स्थिति है हम लोगों की कि सर हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर हम एमबीबीएस कराना चाहें तो सर हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और एनपीएस में जो भी सर हमारा अकाउंट खुलता है उससे सर आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। ये तो मैं साधुवाद देता हूं विजय बंधु जी को कि हम लोगों को ऐसे नेता के रूप में मिले कि सर हम लोगों ने जब 2016 से लड़ाई स्टार्ट की तो अटेवा के ही आंदोलन के चलते 2016 में एक सर सर्कुलर जारी हुआ पारिवारिक पेंशन और डेथ ग्रेचुइटी का। तो उस समय उस सर्कुलर की कोई वैल्यू नहीं मालूम पड़ी, लेकिन जब सर कोरोना में करीब 1500-1600 सर कर्मचारी मर गए चुनाव ड्यूटी के दौरान, तब सर उसी सर्कुलर के बिहाफ पर सर उन लोगों के जो आश्रित थे उनकी पत्नियों को पारिवारिक पेंशन मिली और फिर सर डेथ ग्रेचुइटी का लाभ मिला। मतलब एक सर बहुत बड़ा काम हो गया। और अब है क्या कि सर हम लोगों के पास जीपीएफ ना होने की वजह से सर मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं। यहाँ सर जितने भी लोग बंधु जी हों या हमारे प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी हों, इनके पास जीपीएफ ही नहीं है। तो सर बहुत बड़ी समस्या, जीपीएफ ना होने के कारण सर हमें लोन पर्सनल लेना पड़ता है, उसमें सर ज्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ में ही सर क्या दिक्कत है कि अगर कोई सर कर्मचारी अगर एक्सपायर कर जाए इस दौरान न्यू पेंशन स्कीम में, तो सर उसकी बहुत बुरी हालत है। हालत इसलिए बुरी है कि पारिवारिक पेंशन मिलने में सर टाइम लगता है और डेथ ग्रेचुइटी मिलने में भी सर टाइम लगता है। इसके अलावा जो सर जीपीएफ हम लोगों का होता नहीं है, तो सर मान के चलिए कि 6 महीने हमारे सारे कर्मचारी रोड पर रहते हैं। अभी तक तो सर मैं आपको बताऊं कि ये व्यवस्था जब 1 अप्रैल 2005 में लागू हुई तो सर आज तक पूरे उत्तर प्रदेश के 13 लाख एम्प्लॉइज को आज तक इस योजना से जोड़ा ही नहीं जा चुका है। सिर्फ अभी जब सर हम लोगों ने बहुत ही सर दबाव बनाया, विधानसभा में प्रश्न लगवाया, तो सर माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सिर्फ 7.25 लाख लोग इससे इनरोल्ड हैं। अब सर सोचिए कि अगर 13 लाख कर्मचारी जिस दिन इनरोल्ड हो जाएगा और सर एक जो कर्मचारी होता है उसका मिनिमम सर जो है 10% कटता है बेसिक का, तो मान लीजिए अगर सर पुलिस का जवान है वो 3,000 रुपए कटाएगा और सर 13,000 से अगर आप गुणा करें तो कई हजार करोड़ का बजट है जो सर खर्च होगा, जो आज सर यूपी सरकार दे ही नहीं सकती। कहने को तो सर सरकारी अधिकारी कहते हैं कि पुरानी पेंशन हम नहीं दे सकते, ये बोझ है हमारे ऊपर, जबकि सर जो हम लोगों ने गुणा भाग लगाया है, जो सर कैलकुलेशन किया है, तो उसमें सर हम लोगों के हिसाब से कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को कई हजार करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसे कि सर अगर वो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेगी तो सर 10% कर्मचारी का और 14% सरकार का, ये सर टोटल हुआ 24% और 6% उस पर सर ब्याज मिलता है, यानी कि सर 30%। आप सर देखिए कि अभी वर्तमान सरकार ने बच्चों को स्मार्टफोन दिए, आप सर राशन दे रहे हैं, और सर आप देखिए कि उनको राशन के साथ साथ में आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। सर उसके लिए अगर पैसा है तो सर क्या हम सर उन कर्मचारियों के लिए जो सर 25 से 30 साल, आप सर देखिए जो राशन आज मिल रहा है, जो सर अभी बच्चों को स्मार्टफोन मिला है, ये सब हमारे कर्मचारी शिक्षक है, हमारे राजेंद्र वर्मा जी, विजय बंधु जी, हम सभी लोगों ने सर ड्यूटी करके ही आम जनता तक लोगों को लाभ दिया। आप सर समाज कल्याण विभाग जाइए, वहां सर एक कर्मचारी ही सर मिलता है, वही सर विधवाओं को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सभी को सर देता है। तो अगर ये हमारे पास कर्मचारी ना होते सरकारी, जो सबको पेंशन दे रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और सब देखिए जो सबको पेंशन
दे रहा है उसको सर पेंशन नहीं है, और जो सर पेंशन ले रहा है वो सबकी पेंशन सर काट रहा है। आप सर देखिए एक नेता 4 पेंशन ले रहा है, कभी सर हम लोग जाते हैं तो नेता कहते हैं कि आप भाई हमारी पेंशन पर क्यों पड़े हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सर हमें आपकी पेंशन से कोई दिक्कत नहीं, हमें सर एक तो दे दीजिए, आप 4 ले लेते हो हमें कोई देखिए, दिक्कत नहीं। राजेश जी बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। रामदत्त जी, मैं नहीं जानता था ये इस डिटेल्स में। आज मैं गया, राजेश जी से मेरी बात हो रही थी इस डिबेट को करने के लिए, तो राजेश जी ने मुझे समझाया कि नेताओं को, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है, एक बार रह चुका है, तो उसको वो राज्यसभा वाला पेंशन शुरू हो जाता है। वो कभी विधान परिषद में रहा है तो वो भी पेंशन ले रहा है। अगर उसने चुनाव जीता है विधायक का तो वो भी एक पेंशन ले सकता है, और एमपी रहा है तो अलग से पेंशन ले सकता है लोकसभा के लिए। तो आप एक व्यक्ति को 4 पेंशन दे रहे हो, उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन जो कर्मचारी अपने तमाम तरह के संकट के बावजूद आपके साथ 40 साल, 35 साल, 30 साल नौकरी करता है और वो अपना सर्वस्व ईमानदारी से देता है, उसके लिए जो है पेंशन को व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ईमानदारी से इस मसले को सोचा नहीं गया, संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मसले पर कभी वित्त मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जो दुनिया में नहीं चलता है। दुनिया में एक सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है, जो बुजुर्गों की सुरक्षा का सवाल है, आप वृद्धावस्था पेंशन दे देते हैं, चुनावी मामला बना देते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये भीख दे के जो है आप वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन जो इस तरह के कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है पूरे कार्यकाल में, उनके लिए ढंग से विचार नहीं हो रहा। मैं आपका आखिरी कमेंट लूंगा और इस बुलेटिन को, इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। रामदत्त जी, आपका आखिरी कमेंट क्या है? आपका म्यूट करना पड़ेगा शायद। देखिए, जो दुनिया में फिलॉसफी चल रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, अब वो फिलॉसफी ये आ रही है कि तमाम लोगों को सरप्लस, फालतू, अनावश्यक डिक्लेयर करके और काम को अधिक से अधिक धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, मशीन, इन पे ट्रांसफर किया जाए, शिफ्ट किया जाए, और कर्मचारियों भी उसमें शामिल है, उनको हटा के, और बाकी उसके लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि वो खाली उनको वो मतलब रिवोल्ट न करें, जबान न खोलें, तो इसीलिए उनको, जैसे इस समय 80 करोड़ लोगों को आप वो दे रहे हैं, खाने का राशन दे रहे हैं फ्री। आप कृषि व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था उसको चौपट कर रहे हैं, आप उसको कुटीर उद्योग को चौपट कर रहे हैं, आप छोटे रोजगार व्यापारी को चौपट कर रहे हैं, आप गांव-गांव तक जो है वो सारा रिटेल हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये इसको ये पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारे देश की कैसी हो, और एचआर पॉलिसी कैसे हो, ह्यूमन रिसोर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, इस पर मुझे लगता है कि एक व्यापक बहस की जरूरत है और पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। और एक चीज मैं जानता हूं कि अगर लोग खुशहाल नहीं हैं, अगर लोग खुशहाल नहीं हैं, तो ये फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खतरा होगा। तो शांति, समृद्धि और खुशहाली बहुत जरूरी है। और जो भी व्यक्ति जहां काम करता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो फिर बुढ़ापे में उसी की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है और कानूनी जिम्मेदारी है कि वही उसकी पूरी केयर करे। और आप देखिए कि अगर मुझे मान लीजिए कि 1 लाख 1.5 लाख मिल रहा, मान लो रिटायरमेंट के टाइम पे, और फिर मेरी इनकम घट के आप कर दीजिए कि 5,000, 10,000 या 2,000, तो आप उस आदमी का क्या रहेगा, मानसिक अवस्था क्या होगी? मानसिक अवस्था क्या होगी। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, देश की वर्कफोर्स के लिए जरूरी है, और इस पे एक समग्रता से विचार होना चाहिए। और मुझे तो लगता है ये रिटायरमेंट एज पे भी विचार होना चाहिए। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये 60 साल में, अब जो स्थिति है, और पूरे सम्मान के साथ ह्यूमन डिग्निटी का भी सवाल है। लेकिन वही ये जो और नेता का भी निर्णय होता है, हाँ, वो सब उसमें आ जाएगा। जब देखिए पब्लिक ओपिनियन बनेगी, वो 75 साल का होगा तब रिटायर होगा। अब तो खैर, हाँ, तो मुझे लगता है कि उस पे जरूरत है और हमें बहस की जरूरत है। मैंने कभी नहीं देखा, मैं इतने साल से हूँ, कि जो हमारे ट्रेड यूनियन संगठन है वो स्टेट के बजट को क्यों नहीं उसकी समीक्षा करते हैं, क्यों नहीं क्रिटिक करते हैं। आप हमारे पास आते हैं अपना लेके, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
व्हाई डोंट यू प्रिपेयर अल्टरनेट बजट स्टेट का, आप देश का और केंद्र का बजट बना के दीजिए और कहिए कि देखिए यहाँ ये पैसा फालतू जा रहा है और यहाँ से ये निकल सकता है। आप दीजिए ना, आप तो सक्षम है। और जी। उस पर पब्लिक ओपिनियन बनाइए। और मीडिया के साथ भी जब आते हैं तो आप मीडिया के एक चीज मैं सिर्फ निवेदन करूंगा आखिर में कि हमारे जो ज्यादातर कुलीग हैं तो वो हर विषय के बहुत जानकार नहीं होते हैं। तो आप जितना अपना होमवर्क करके डेटा बना के कन्विंसिंग ढंग से अगर आप लाएंगे तो हम भी उसको और अच्छे ढंग से उसको प्लीट कर सकेंगे। नहीं तो आप वही से आपने कहा वो चला जाएगा। तो उसको अगर आप चाहते हैं तो गंभीरता के साथ इसको टेकअप करिए। और मैं तो कहूंगा कि थोड़ा अपना एक टास्क फोर्स बनाइए और आप अल्टरनेट बजट बना के दिखाइए कि इसमें यहाँ से मत से पैसा फालतू जा रहा है, यहाँ से काट के यहाँ दिया जा सकता है। पब्लिक के बीच में ले जाया जाना चाहिए, पब्लिक डिबेट में लाना चाहिए उसको। बिल्कुल। जयप्रकाश जी हमसे एक बार फिर जुड़ ये गए तो हैं। नोन है, आप तो ट्रांसपेरेंसी, आप तो पता है ना आपको कि इनकम क्या है और खर्चे क्या है। जी आप पेश कीजिए ना। आराम मैं से बंदी यही एक जी जगह रुक मैं एक जाइए। बार जयप्रकाश जी के पास जाऊं। जयप्रकाश जी शायद जुड़ गए हैं, मौर्य जी काफी कोशिश कर रहे हैं, उनका चूंकि ट्रेवल कर रहे हैं शायद उनका रुक नेटवर्क जाइए। सही नहीं है। मौर्य जी भुवनेश जी आपकी हाँ रुक अनुमति जाइए, चाहिए रुक आप मुझे। बोलिए। जी जी मैं जरा मौर्य जी बोलिए। हाँ सर बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ अब आ रही है। आप चूंकि ट्रेवल कर रहे हैं लगता है इसीलिए नेटवर्क आप तक ठीक नहीं था। हमने डिबेट किया है, काफी इश्यूज पर चर्चा हुई है। नहीं बताया सर। फाइनल कमेंट ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है कि ये जो आपकी लड़ाई चल रही है, लड़ाई जीतने वाली है? जीत पाएंगे आप लोग? बिल्कुल सर, ये पुरानी पेंशन पाने के लिए जो लड़ाई एकदम सकारात्मक दिशा में चल रही है और इसमें जो आप लोगों का सहयोग मिल रहा है मीडिया वालों का, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करते हैं कि यह मुद्दा एक जमीनी स्तर का उठाया गया है। यह केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, आने वाले भविष्य का मुद्दा है। और आज ये मुद्दा अगर राजनीतिक पार्टियां उठाई हैं तो ये जन आंदोलन जो हमारे विजय कुमार बंधु जी ने जो चलाया था उसका परिणाम है कि आज सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेना चाहती हैं और अपने मैनिफेस्टो में डाल रही हैं। तो हमारा कर्मचारी समाज भी अब की बार अपने मुद्दे पर वोट करने को तैयार है और जो हमारे पुरानी पेंशन के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, सामाजिक सुरक्षा की बात करेगा उधर ही हम लोग वोट करेंगे। हम लोगों ने मूड बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। और आखिर में धन्यवाद। मैं इस तरह की चर्चा आगे भी करता रहूंगा। और मैं आखिर में सबसे निवेदन यही करना चाहता हूं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के डिबेट जो आपने आज ये डिबेट देखा। एक सेकंड अगर हो, अभी रामदत्त त्रिपाठी सर ने कहा कि इस पर क्या बजट है। मैंने जो इसका अध्ययन करा तो देश का रक्षा बजट है इस बार का, जो भी पिछला जो हुआ है, क्योंकि अभी तो आना है, रक्षा बजट है उससे कई गुना ज्यादा एनपीएस में कंपनियां पैसा ले जा रही हैं। देश के कर्मचारियों का, सरकार का, हमारा भी पैसा सरकार का है, सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा कंपनियां ले जा रही। रक्षा बजट से ज्यादा एनपीएस में पैसा जा रहा है। ये पिछले रक्षा बजट की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पास पूरा डाटा है, हम कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। एक बात और करना चाह रहा था, बहुत ही हास्यास्पद भी है और बहुत ही वो है। अभी पेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगी, वेतन लेते हुए पेंशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां का माननीय वेतन और पेंशन एक साथ लेता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, 4 बार के सांसद हैं, वहां की पेंशन और यहाँ एमएलसी है उसका वेतन, अजीब तमाशा है। और ये विरोधाभास है, ये बिल्कुल अजीब तमाशा है। और एक नहीं, दो नहीं, कई ले रहे हैं। इस बात नहीं, वेतन और पेंशन भी साथ ले रहे हैं। बिल्कुल ये सब चीजें, ये सब बातें जो है जनता के फोरम में लाने का मामला है, क्योंकि ये चुनाव को लेकर हम कर्मचारियों के बीच में रह जाता है। बात हो रही है, आगे हम लोग इस चुनाव को लेके जाएंगे, इसको निश्चित रूप से ले जाएंगे। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि आदमी को अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक रहने की जरूरत होती है। मैं राजनीतिक वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मुझे लगता है कि भारत का उद्धार उसी दिन होगा जब इस देश का हर नागरिक राजनीतिक दांव पेच समझ लेगा। वो भले राजनीति न करे लेकिन राजनीतिक दांव पेच को समझे और उसके हिसाब से वोट करे, क्योंकि हर आदमी के वोट की कीमत है। और ये वोट की कीमत अगर वो नहीं पहचानता है, वो फंस जाता है, तो हम एक गलत सरकार चुन लेते हैं और हम इसी तरह से प्रताड़ित होते हैं। इसीलिए हम अपने वोट के अधिकार को समझें और उसके हिसाब से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की
और बहुत ही महत्वपूर्ण मसले उठाए, जो मुझे लगता है सिर्फ कर्मचारियों के नहीं है, इस समाज का मसला है और इस समाज इसको समझेगा। इस बात को आप समाज के बीच में ले जाइए, इस तरह के वीडियो अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये इसको जो आम बोलचाल की भाषा में इस कठिन जटिल विषय को, आर्थिक विषय को समझाने और समझने की कोशिश हुई है, ये आम लोग तक पहुंचे, तभी आप लोगों को आम लोगों का समर्थन मिलेगा और आम लोग इस चीज को समझ पाएंगे और उसके बाद ताकत के रूप में आप प्रभावी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।